हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 10th के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोकतंत्र और विविधता इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक में अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने वाले खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह में अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अगला है, स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अगला है, रजत पदक जीतने वाले न्यूजीलैंड धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना विरोध जताया। देखिए, हम लोग जानते हैं आपके अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव है उसका एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। तो आप ये भी देखेंगे कि इन लोगों ने भी संघर्ष किया है, खास करके अपने साथ समानता के व्यवहार के लिए, अपने अधिकारों के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया है। उसके उपरांत एक लंबी लड़ाई के बाद इन लोगों को अधिकार दिए गए हैं। तो ये उसी समय की बात है, यानी 1968 में यहाँ पर आप देखते हैं जिस समय अमेरिका में इन लोगों के लिए अधिकार वगैरह, इन लोगों के लिए समानता के लिए कानून बनाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो गोरे लोगों की मेंटलिटी थी उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था। गोरे लोगों की मेंटलिटी वही बनी हुई थी जो पहले के लोगों की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे खास करके उस समय अमेरिका में जितने भी अश्वेत लोग थे वो मोस्टली गरीब थे। तो इसकी वजह से इन लोगों ने क्या है, ये दोनों जो धावक हैं आपके, इनका नाम आपने देखा होगा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये अमेरिका से हैं और दोनों ही अश्वेत हैं। तो ये जो है इन्होंने एक रेस जीती है और रेस जीतने के दौरान वहाँ पर पदक समारोह चल रहा था, यानी कि मेडल वितरित हो रहे थे और वहीं पर अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। तो उसी दौरान यहाँ पर एक व्यक्ति ने इनमें से, यानी ये दोनों अफ्रो अफ्रीकी थे, इन्होंने क्या किया था, अपने मोजे चढ़ा लिए थे, यानी इन्होंने जूते उतार दिए थे, जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाकर इन्होंने पुरस्कार लिया था। और ये जताने की इन्होंने कोशिश की थी कि अमेरिकी लोग यहाँ पर अश्वेत लोग जो हैं गरीब हैं। स्मिथ ने फिर अपना जो है एक काला मफलर पहन रखा था और जो कि अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। तो ऐसे करके इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान इंगित करवाने के लिए प्रयास किया था। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड वाला देखिए, स्मिथ ने जो है काले लोगों का जो परिधान है काला मफलर, ये अपने गले में डाल लिया था, जो कि खास करके ब्लैक पीपल जो होते हैं, अश्वेत लोग होते हैं, इनके आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में यहाँ पर एक काले मनकों की माला भी पहनी हुई थी, तो ये भी है। अब देखिए, इनके साथ एक व्यक्ति और था, ये दो तो थे ही थे, इनके साथ एक व्यक्ति और था जो कि जिसने यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था। यानी ये प्लेयर जो था, इस रेस का जो प्लेयर था, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था। तो इसने क्या किया, इनका साथ दिया है, इसने विरोध नहीं किया है, बल्कि इसने क्या किया है, इनके सम्मान में, इनके साथ में मानवाधिकार का बिल्ला लगाया है और इनका साथ दिया है, विरोध नहीं जताया है, बल्कि इनके साथ हुआ है। तो ये देखिए, एक तरह से कहीं ना कहीं फिर ओलंपिक वाले जो ओलंपिक संघ है उसने इसको ओलंपिक के नियमों के खिलाफ बताया। उनका मानना ये था कि आप अब लाइफ टाइम ओलंपिक अब नहीं खेलेंगे और उसके बाद यही होता है कि ये खिलाड़ी जो है लाइफ टाइम ओलंपिक से वंचित कर दिए गए हैं। हालांकि इनके द्वारा जो कार्य किया गया, इनके द्वारा जो एक्ट किया गया पदक समारोह के दौरान, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यानी जिन्होंने जो मुद्दा उठाया वो पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा, सभी जगह वो पूरा उसका हाईलाइट हुआ, सभी जगह उस पर चर्चा हुई। यानी ये अपने उद्देश्य में कामयाब रहे, लेकिन इनको क्या हुआ, इनको लाइफ टाइम के लिए ओलंपिक से वंचित कर दिया गया, यानी ओलंपिक से बैन कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने वहाँ के नियमों का उल्लंघन किया। तो यहाँ पर बात क्या थी, बात केवल अपने अधिकारों की, अपने लोगों की बात को उठाने की थी, ताकि दुनिया इनके लोगों के बारे में जान सके, इनके लोगों पर हुए जो अत्याचार हुए हैं उनके बारे में जान सके, इसलिए इन्होंने ऐसा कृत्य किया। तो यहाँ पर ये तीसरा व्यक्ति था जो कि एक अश्वेत ना होकर एक गोरा व्यक्ति था। हालांकि इन्होंने इसका पूरा सपोर्ट किया है इन्होंने, और बाद में ये तीनों बहुत अच्छे से इन्होंने मित्रता भी हुई है। आपकी किताब में ही जिक्र किया गया है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया के धावक नॉर्मन जब एक्सपायर हुए हैं तो यहाँ पर कार्लोस ने और स्मिथ ने इनको कंधा भी दिया है। तो इस तरह की कहानी भी बताई गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन सत्य है, तो आंसर है पहले का डी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 68 तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य एफ्रो एशियाई लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। अगला है, मार्टिन लूथर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। थर्ड है,
इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वालों, कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। तो देखिए, बात कर लेते हैं जो आपका अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चला है, नागरिक अधिकार आंदोलन चला है 1954 से लेकर 68 के बीच। तो ये बात कर लेते हैं, ये इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो एफ्रो एशियाई नहीं बल्कि एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, यानी एफ्रो अमेरिकन जो अश्वेत लोग हैं, उनके अधिकारों को लेकर ये आंदोलन चला था, ठीक है, ना कि इस एफ्रो एशियाई लोगों के अधिकारों को लेकर। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। दूसरी बात यह है, देखिए कभी कभी मार्टिन लूथर का नाम आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्टिन लूथर दो व्यक्ति रहे हैं। मार्टिन लूथर एक तो एक दार्शनिक, स्कॉलर, एक विद्वान जो रहे हैं, ये जर्मनी के हैं वैसे तो, और एक मार्टिन लूथर जो हैं ये किंग जूनियर के नाम से जाने जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये अमेरिका के एक ब्लैक यानी अश्वेत नेता भी रहे हैं। तो ये मार्टिन लूथर जो नाम लिया गया है ये जर्मन स्कॉलर का नाम है, यानी केवल अगर मार्टिन लूथर लिखा हो तो ये जर्मन स्कॉलर हैं, ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। और जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऐड हो जाए इसके पीछे तो आप समझ लेना ये अमेरिकी अश्वेत नेता हैं, ये आप ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में ये आंदोलन लड़ा गया था, ना कि मार्टिन लूथर की अगुवाई में। तो ये कंफ्यूज मत होना है, केवल मार्टिन लूथर केवल एक स्कॉलर हैं, यानी जर्मनी के दार्शनिक हैं, जबकि किंग जूनियर इसमें अगर लग जाएगा तो ये अमेरिकन एक अश्वेत नेता हैं, क्योंकि यहाँ पर अधूरा वाक्य है ये। तो दूसरा वाला कथन यहाँ असत्य है। इन्होंने जो है नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई और ये अंततः सफल रही है। तो ये तीसरा वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल तीसरा वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, अश्वेत शक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सत्य है। पहला है, यह आंदोलन 1936 में उभरा और 55 तक चला। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना भी हर्ज नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपने एक अभी पढ़ा है नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़ा गया है। इसके बाद भी कुछ ऐसे उग्र लोग थे, यानी कह सकते हैं इसमें अश्वेत लोगों में से ही कुछ ऐसे लोग भी थे कि अब अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा, तो हमको बिल्कुल कह सकते हैं एग्रेसिव होकर अपने अधिकारों की बात करनी होगी। तो कुछ ऐसे भी खेमे थे, तो उन्हीं में एक आंदोलन इसमें चला है अमेरिका में, अश्वेत शक्ति आंदोलन के नाम से। तो ये जो आंदोलन चला है ये खास करके चला है 1966 से लेकर 75 के बीच में चला है, 1975 तक चला है, ना कि यहाँ पर 36 से लेकर 55 के बीच। 66 में स्टार्ट हुआ है और 75 तक चला है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला कथन ये असत्य हो जाएगा। इसका जो रवैया था वास्तव में काफ़ी उग्र था, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने अहिंसा के तरीके से, जैसे बापू ने मार्ग अपनाया था, सेम वही मार्ग जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनाया था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर हिंसा का सहारा लेना जायज मानते थे। तो ये तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका बी वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 2 और 3। चौथा प्रश्न है अब आपका, यानी आपका चौथा प्रश्न है अब यहाँ पे बताना है, विश्व के विभिन्न देशों में हुए सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि विश्व के जिन देश हैं उनमें जो सामाजिक भेदभाव या बंटवारा हुआ है तो उनके बारे में जो पढ़ चुके हैं प्रीवियस अध्याय में, उनके बारे में युग में दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है नहीं है। अमेरिका नस्ल या रंग के आधार पर, बेल्जियम भाषा और क्षेत्र के आधार पर, श्रीलंका क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर। देखिए, अगर बात की जाए तो अमेरिका में जो भेदभाव का स्वरूप था, खास करके सामाजिक जो समाज बटा हुआ था, वो नस्ल के आधार पर बटा हुआ था। हमारे यहाँ की तरह जाति प्रथा धर्म के आधार पर नहीं था, केवल काले गोरे के आधार पर बटा हुआ था। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। बेल्जियम की बात करें तो देखिए, बेल्जियम में जो विविधता थी, जो सामाजिक बंटवारा था, वो क्षेत्रीय स्तरों पर भी था और सामाजिक स्तरों पर भी था। यानी वहाँ पर डच बोलने वाले भी थे, फ्रांसीसी भी थे, कहीं कहीं पर फ्रेंच लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था, कहीं डच का ज़्यादा था। तो बाद में उन्होंने क्या किया है, दोनों को समान रूप से यहाँ पर इनकी जो पार्लियामेंट में है उसमें भागीदारी दे दी गई है। ये भी कह दिया गया है कोई कानून तभी बन सकता है जब दोनों तरफ से जो मेंबर है वो सहमत हो जाएंगे, तभी कानून बन सकता है। तो ऐसे करके बेल्जियम का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हुआ है। यानी बेल्जियम में भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर था। श्रीलंका की अगर बात कर लें तो देखिए, श्रीलंका में जो था वो भाषा और क्षेत्र के आधार पर था। क्यों था? क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर जो सिंहली समुदाय है उसने अपनी जो भाषा है वो सिंहली भाषा को यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलवा दिया है। खास करके राष्ट्रीय भाषा के अलावा नौकरी वगैरह है, इन सब में भी सिंहली को ही प्राथमिकता दी गई है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो गैर सिंहली समुदाय था, तमिल समुदाय था, वो इनसे नाराज हो गया, रुष्ट हो गया है। इनने जो है अपने समुदाय के लोगों को, यानी जो बुद्धिस्ट लोग थे, सिंहली जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनको तो वरीयता दी है नौकरी वगैरह में, लेकिन जो बाद बाकी लोग थे, तमिल लोग थे खास करके, यानी कि श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों में रहने वाले लोग थे, तमिल लोग थे, उनकी उपेक्षा की है।
ना ही उन्हें जो है कहीं प्रतिनिधित्व दिया है, ना ही उनका कोई लोकतंत्र में योगदान दिया है, लोकतंत्र में योगदान देने के लिए कोई बात की है, ना ही उनके अधिकारों की बात की है। एक माइनॉरिटी के तौर पर भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत में नहीं दिए हैं। तो ऐसे करके वहाँ पर देखते हैं 1975 के बाद गृह युद्ध छिड़ गया है, जो कि 2009 में अंत हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर इनमें संशोधन किया गया है, और ऐसे करके श्रीलंका वालों ने भी भाषा और क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव था इसको मिटाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड जो है ये सेम नहीं है, यानी कि रिवर्स लिखा हुआ है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है, आपका थर्ड भी गलत है। यानी अमेरिका वाला केवल सही है कि अमेरिका में सामाजिक बंटवारा नस्ल या रंग के आधार पर था। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। 5वां क्वेश्चन है अब आपका, कथन दिया है, यानी कि यहाँ पर सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। कारण बताया गया है, सामाजिक विभाजन अलग धर्म या पृथक सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भी होता है। देखिए यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि मोस्टली हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जो भी उसका स्टेटस होता है, जो भी जाति होती है, जो भी धर्म होता है, वही हम अपना लेते हैं और उसी नज़रिए से हमें समाज देखता है, हम ये देखते हैं। तो समाज में मोस्टली हम ये देखते हैं सामाजिक विभाजन, जब हम जिस घर में परिवार में पैदा हो गए, यानी कि उच्च कुल में पैदा हो गए तो हमें उच्च कुल जैसा समाज देखेगा, निम्न कुल में पैदा हुआ है तो निम्न कुल जैसा देखेगा। तो ये हम मोस्टली देखते हैं समाज में। तो कथन तो यहाँ बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है कि सामाजिक विभाजन अलग धर्म या पृथक सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भी होता है। हालांकि ये बात भी सही है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का धर्म अलग होता है, इस आधार पर उनके साथ जो है कह सकते हैं भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों की संस्कृति अलग होती है, लोग ये मान के चलते हैं भाई ये हमारे जैसा नहीं है, इसका अलग कल्चर है, अलग रीति रिवाज है, अलग त्यौहार हैं, हम हमसे अलग है, तो लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं। ये भी एक कारण है। लेकिन यहाँ पर कथन कारण की पुष्टि नहीं कर रहा है, जबकि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है, तो आंसर है आपका 5वें का बी। 6वां प्रश्न है अब आपका, सामाजिक भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है, सही उत्तर का चयन करना है हमें। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कई बार यह लोगों के बीच पुल का यानी सेतु का काम भी करती है। अगला है, एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे आपके किताब में ही एक स्टोरी स्टार्टिंग में दी हुई है 1968 की, मैक्सिको ओलंपिक के दौरान की, तो वहाँ पर 2 खिलाड़ी जो थे वो अश्वेत थे, जबकि एक खिलाड़ी जो नॉर्मन था ऑस्ट्रेलिया से था वो अश्वेत नहीं था बल्कि गोरा व्यक्ति था। लेकिन उस व्यक्ति ने भी इन दोनों का साथ दिया, हमने ये देखा है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि कई बार ये लोग सोचते हैं कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के या अलग अलग रंगों के लोग होंगे तो लोगों के बीच विभाजन होगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर हम मिलजुल कर रहे हैं, हम मानवीय रूप जो है कह सकते हैं अपनी जो मानवीय संबंधों पर ज़्यादा फोकस करें, तो ये एक पुल का काम भी करती है, यानी एक सेतु का काम भी करती है, सारी खाइयों को मिटाने का काम भी करती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला कथन यहाँ पर अगला जो बताया गया है स्टेटमेंट, ये कहा गया है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, या तो उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू है या कोई मुस्लिम है, तो आपने देखा होगा हिंदुओं में भी कोई वैष्णव है, कोई यहाँ पर शैव है, यानी अलग अलग पंथों वाले लोग हैं, अलग अलग जातियों वाले लोग हैं। मुस्लिमों में भी कोई शिया है, कोई सुन्नी है, तो अलग अलग लोगों के अपने अपने मत हैं, लेकिन फिर भी उनका धर्म एक ही है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, यानी सामाजिक भेदभाव में हमें ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं आपके, यानी दोनों ही जो आपके दिए हुए हैं 1 और 2 ये सही है। तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है अब आपका, सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अगला है, किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार क्या होता है, हमारे जो सामाजिक विभाजन है जब कई बार काफ़ी बड़े हो जाते हैं क्योंकि इनके सामाजिक अंतर है दूसरी अनेक भिन्नताओं से कई ऊपर हो जाते हैं। ये हमने खास करके अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत वाला चला था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर उनके बीच का एक अंतर है, वो सामाजिक विभाजन वहाँ पे बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग जो हैं आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी ऐसी कंडीशन है, दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, इस सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से कुछ ऊपर और बड़े हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर सामाजिक विभाजन की स्थिति ये पैदा कर देते हैं, यानी हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, गरीब है तो दलित होगा, गरीब है तो यहाँ पे यानी अश्वेत होगा, इस तरह की माइंडसेट हमारा बन जाता है। तो ऐसे करके वहाँ पर विभाजन तैयार हो जाता है।
अगला बताया गया है कि किसी एक मुद्दे को लेकर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि उसी मुद्दे को लेकर इनमें अंतर भी हो सकता है। ये खास करके यहाँ पर कुछ जो धार्मिक कंट्रियाँ दी हैं, धार्मिक कंट्रियाँ जैसे उत्तरी आयरलैंड वगैरह है, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पर कभी कभी यानी धर्म एक ही है, ईसाई धर्म है, लेकिन उसको मानने वाले समुदाय दो हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, और उनमें अक्सर लड़ाई होती रहती है, उनमें अक्सर टकराव होता रहता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हम लोगों के समूह एक जैसे हैं, लेकिन कई बार नज़रिए में अंतर है। शिया सुन्नी यानी मुस्लिमों में भी, आप इस्लाम में भी जाएंगे तो शिया सुन्नी वाले जो मतभेद हैं, कई बार आपने देखा होगा लखनऊ में दंगे हो गए, अलीगढ़ में दंगे हो गए, ये भी आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। ये क्या है, धर्म एक ही है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग अलग है, इसी वजह से टकराव होते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो आंसर है आपका 7वें का डी। 8वां प्रश्न है अब आपका, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। अगला है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, वहाँ का कैथोलिक समुदाय अमीर है। अगला है, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। अगला है, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ पर ईसाइयत के दो पंथ हैं हमें देखने को मिलते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उत्तरी आयरलैंड में खास करके वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता में देखने को मिलती है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, और यहाँ पर अगर हम इसका कैथोलिक समुदाय देखें, देखिए यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड का जो कैथोलिक समुदाय है वो खास करके प्रोटेस्टेंट के मुकाबले गरीब है। तो इस वजह से इनके अंदर एक हीन भावना बनी हुई है और ये प्रोटेस्टेंट लोगों से जलन रखते हैं और प्रोटेस्टेंट इनसे रखते हैं। इस वजह से यहाँ पर मारकाट चलती रहती है। तो बी वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कैथोलिक समुदाय अमीर है। अमीर नहीं है उत्तरी आयरलैंड का, बल्कि गरीब है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच कोई मेल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में ही अमीर हैं, दोनों में ही गरीब हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता है। खास करके उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट इसी वजह से चलती रहती है, क्योंकि कैथोलिक समुदाय गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब, निम्न स्थिति में है, और प्रोटेस्टेंट ऊंची स्थिति में है, ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए उनमें जो है संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ पर 8वें का केवल आपका बी वाला कथन हो सकते हैं। तो आंसर है 8वें का बी। 9वां प्रश्न है अब आपका, जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। कारण आज दुनिया के अधिकतर देश बहुत सांस्कृतिक हो गए हैं। देखिए, ये बात सही है कि जर्मनी और स्वीडन, जो कि कभी एक जाति के माने जाते थे, यानी एक जैसे लोगों के देश माने जाते थे, खास करके हिटलर के टाइम से नाजी माना जाता था जर्मनी, तो स्वीडन में भी एक जैसी विचारधारा थी, एक जैसे लोग थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं समाज का स्वरूप बदल रहा है, हमारा जो दुनिया है वो वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, तब से हम देखते हैं लगभग सभी देशों में, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, स्टूडेंट का आना जाना होता रहता है। टूरिस्ट भी आते जाते हैं, कुछ लोग वहीं पर बस जाते हैं। तो ऐसे करके लोग विविधताओं से भर गए हैं, यानी हमारा समाज जो है केवल एक रूप नहीं रह गया है, अब ये समरूप समाज भी हमारा जो बदल गया है। इसमें भी अब बहुत संस्कृतिवाद का जो तत्व है वो निहित हो गया है। तो यहाँ पर कथन और कारण बिल्कुल सही है, नहीं ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि बहुत सांस्कृतिक है हमारी दुनिया आज की डेट में। 10वां प्रश्न है अब आपका, उत्तरी आयरलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा। अगला है, यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई धर्म के दो प्रमुख पंथों में बटी हुई थी। 53% यहाँ पर आबादी प्रोटेस्टेंट है, 44% यहाँ पर रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य को मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः प्रोटेस्टेंट बहुल है। अगला है, प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। देखिए, यहाँ पर आपने अगर पूरा यूके का देखा है मैप, यानी कि आपने यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखा है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है पूरे आपके जितने भी जियोग्राफिकल टर्म है, यानी कि वहाँ पर ब्रिटेन भी आ जाता है, आयरलैंड के द्वीप भी आ जाते हैं, सबको मिलाकर जियोग्राफिकल टर्म के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम सबको मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर
इसमें ही एक हिस्सा जो ब्रिटेन वाला है, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जैसे हम जानते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के एक हिस्से में हम देखते हैं ये खास करके प्रोटेस्टेंट समुदाय है। और वहीं पर एक आयरलैंड देश है, उसमें यानी यूनाइटेड किंगडम के भीतर एक आयरलैंड नाम का देश है, वहाँ पर कैथोलिकों का वर्चस्व है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ब्रिटेन यानी उत्तरी आयरलैंड वाले रीजन में यहाँ पर खास करके जो है कैथोलिक लोग रह रहे हैं और कुछ प्रोटेस्टेंट रह रहे हैं, तो इनमें भी मतभेद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं हम तो ब्रिटेन के साथ ही सही हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें आयरलैंड वालों के साथ मिला दिया जाए। तो ऐसे करके यहाँ भी टकराव देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पहला वाला कथन है कि ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बटी है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और 44% यहाँ पर रोमन कैथोलिक है। तो ये भी यहाँ पर सही है। उत्तरी आयरलैंड के बारे में कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कौन कर रहा है? नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है। और इनकी मांग क्या है? उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो मुख्यतः प्रोटेस्टेंट बहुल है। नहीं, उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड से इसलिए मिलाने की बात हो रही है क्योंकि ये कैथोलिक बहुल है, यानी कि यहाँ पर कैथोलिक लोगों का आयरलैंड में वर्चस्व है। तो उत्तरी आयरलैंड वाले अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं मानते हैं। वो उनका मानना यही है कि हमको आयरलैंड कंट्री के साथ मिला दिया जाए। तो सी वाला कथन यहाँ असत्य हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यूनिस्ट पार्टी कर रही है और ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ है क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, मोस्टली प्रोटेस्टेंट देश है। तो ये इनका कर रहे हैं फेवर। तो यहाँ पर आपका 10वें का सी वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 10 का सी। 11वां प्रश्न है अब आपका। कथन दिया है यहाँ पर, कारण दिया है। कथन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। कारण, विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। देखिए, हम लोग ये जानते होंगे लोकतंत्र में चूंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न पंथों को मानने वाले लोग हैं। तो आपने खास करके देखा होगा इलेक्शन जो होता है पूरा जातिगत होता है। तो हर जाति जो होती है अपनी अपनी, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, तो अपने अपने जो भी कैटेगरी वाइज है या फिर जातिगत वाइज है वो वादे करता है कि भाई हम बन जाएंगे तो हम अपनी बिरादरी के लिए, अपने समुदाय के लिए ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की बातें की जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, इन चीज़ों को लोग सामाजिक विभाजन के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन कुछ की यहाँ पर राय ये है कि इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो लोग हाशिए वाले लोग हैं, यानी कि निचले पायदान पे मौजूद लोग हैं जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं है, इस तरह की राजनीति से उनको ये फायदा होता है कि उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। क्योंकि अन्य जो बड़ी पार्टियां उनको भी संज्ञान में लेती हैं, संज्ञान में लेकर उन पर भी पूरा ध्यान देती हैं, उनके विकास के लिए भी विकास कार्य करती हैं। तो ये भी हमें एक देखने को पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट मिलता है। तो यहाँ वही बताया गया है कारण कि विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। यानी ये सामाजिक विभाजन ना होकर, ये सामाजिक विभाजन नेगेटिव ना होकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी साबित होता है। ये यहाँ पे समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर 11वें का ए वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 12वां प्रश्न है अब आपका, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम निम्न में से किस पर निर्भर करता है? यानी सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है इसका परिणाम किस पर डिपेंड करता है? पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना पर, राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई किसी समुदाय की मांगों पर, सरकार द्वारा समुदाय की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया पर। देखिए, यहाँ पर सामाजिक विभाजन के हमें 3 आयाम देखने को मिलते हैं। तो इन 3 आयामों में सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति का परिणाम है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना पर। कैसे करता है? वो ऐसे करता है, कई बार क्या होता है कि लोग खुद की पहचान को अपना बहुत स्पष्ट विशिष्ट बना लेते हैं, यानी खुद की पहचान ही उनकी सर्वोपरि मान के चलते हैं, अन्य पहचान को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। यानी किसी ने कह दिया कि नहीं हम हाई कास्ट के हैं तो यही हमारी पहचान है, हम देश से भी ऊपर है, हमारी कास्ट देश से भी ऊपर है, किसी ने ये अपनी एक माइंडसेट बना लिया तो दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में हम कुछ भी सही, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से सही, किसी भी स्टेट से सही, लेकिन सबसे बड़ी हमारी पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं, यानी हम वी आर इंडियंस। ये सबसे बड़ी हमारी पहचान, ये हमारी सबसे बड़ी एकता की ताकत है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या है, अपनी जो भी पहचान है वो पहचान राष्ट्रीय पहचान के ऊपर हावी नहीं होने दी है और इसी वजह से हम लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये भी एक रीजन है, जब लोग क्या है अपनी जब राष्ट्रीय पहचान की जगह अपनी खुद की पहचान को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वरीयता देते हैं, उस समय टकराव की स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे करके हम यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक विभाजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक राष्ट्रीय पहचान को ज़्यादा ऊपर रखते हैं और अपनी जो भी पहचान है उसके नीचे रखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है।
तो यहाँ पर पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई किसी समुदाय की मांगों पर। देखिए अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा राजनीतिक दल कभी कभी अपने फायदे के लिए ऐसे वादे कर जाते हैं जो कि संविधान के नियमों के खिलाफ होते हैं। अगर इनकी मांग है संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग जेन्युइन है तो कोई बात नहीं, और संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग जेन्युइन नहीं है तो यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं विभाजन का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें समाज में एक टकराव की स्थिति क्रिएट कर देती हैं। तो ये भी सेकंड वाला कथन यहाँ सही है। तीसरा यहाँ पर है कि कई बार क्या होता है कि सरकार जो होती है, जो भी मांगे उठाई गई हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उनके प्रति उसकी जो है रवैया जो होता है ढुलमुल रवैया होता है, यानी उनकी उपेक्षा करती है, सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि सरकार द्वारा समुदाय की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है। कई बार समाज में जो मैसेज जाता है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा वो किसान आंदोलन, लगभग 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार उनकी मांगे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। सरकार का मानना ये था कि जो भी नई कृषि नीति था उसमें अगर आपको कुछ संशोधन करवाना हो तो आप बताइए, लेकिन हम इसको वापस बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, इस कानून को खत्म नहीं कर सकते हैं। और ये लोग केवल एक ही अपनी जिद पर अड़े हैं कि इस कानून को निरस्त कर दिया जाए उनका। लेकिन सरकार, मौजूदा सरकार वो ये कह रही है नहीं, हम निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन इसमें संशोधन जो करना है उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये अगर मान लीजिए लंबे समय तक टकराव बना रहा तो अगर प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर इसकी बाद में ये भी हो सकती है कि ये लोग सरकार को वोट ना दें, जो मौजूदा सरकार उसको वोट ना दें, उसके अगेंस्ट चले जाएं, ये भी देखने को मिल सकता है। तो सरकार द्वारा समुदाय की मांगों की प्रतिक्रिया कैसी है ये भी डिपेंड करती है। तो ये भी सामाजिक विभाजनों में कहीं ना कहीं भूमिका निभाती है। मान लीजिए कोई की सरकार क्या होती है, केवल जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस पर ही ध्यान दे रही है, माइनॉरिटी पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। जैसे श्रीलंका के फेवर में हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, जो तमिल कम्युनिटी थी, तमिल कम्युनिटी पर वहाँ की सिंघली कम्युनिटी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल अधिकार नहीं दिया, अधिकारों से वंचित किया गया, उपेक्षा की। उपेक्षा का परिणाम ये निकल कर आया, वो देश गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं, यानी हमें सामंजस्य बना के चलना है, इससे कि हमारे यहाँ जो भी सामाजिक विभाजन है वो और ज़्यादा कह सकते हैं बढ़े ना, भाई संतुलित रहे। तो ये भी हमें करके चलना है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।